हेलो एवरीवन। जल्दी से बता दीजिए पीपीटी वगैरह ठीक है। जल्दी से आ जाओ सब, फिर स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा है, आज सेटिंग गड़बड़ हो रही है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल तो क्लास ही नहीं थी बेटा, कल तो क्लास ही नहीं ली मैंने। ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकना, सेटिंग ठीक कर देती हूँ जरा। वेट अ सेकंड। सेटिंग कैसे चाहिए? नहीं, कल क्लास ही नहीं हुई थी एक्चुअली। कल क्लास ही नहीं हुई थी आप लोगों की। हम्म, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वॉइस वगैरह क्लियर है, पीपीटी वगैरह, पीपीटी वगैरह ठीक है। Hello everyone, good evening to all of you. So very warm welcome to all of you. My name is Ashishika Gupta, your UGC paper to Faculty of Economics. So let's get started. ये आपके चैनल्स हैं, आपको पता है सोशल मीडिया के। सो इन्हें ज्वाइन करिए, जिससे क्या होगा, आपको कोई भी न्यू अपडेट होगी, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी फिलअप फॉर्म से रिलेटेड या और अदर एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको इजीली मिल पाएगी, है ना। आपको पेपर फर्स्ट की क्लास मिलती है आपको, है ना, नोट्स वगैरह मिलते हैं। तो ये किस पे मिल रहे हैं? ऑनली ऑन हमारे फिल फॉर्म पे, है ना। सॉरी, मुझे अपना फोटो हाइड करके क्वालिटी नहीं अच्छा आ रहा है, दैट्स वाई मुझे हाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं नहीं हाइड करती। ओके। हाँ जी। ओके, ललिता कह रहे हैं वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैम मैं ज़्यादा टाइम तक क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ ललिता? रोस्टो पढ़ा था, हाँ जी, रोस्टो पढ़ा था हमने लास्ट। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ आपको देखने को मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं आपको, पीवाईक्यू विद आंसर्स मिल रहे हैं आपको, 100+ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे इसके अंदर, क्विज़ेस, नोट, सैम्पल पेपर ऑनली आर अवेलेबल ऑन फिलअप फॉर्मेट। आप मेरा यूज कोड कर सकते हैं, ये मेरा शेयर स्टैंड कूपन कोड है। यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिलअप फॉर्म कोर्सेज, है ना। ये आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट 2023 के अंदर आई एम योर मेंटर शिशिका गुप्ता ऐप पर आपकी क्लासेस हो रही है 8 बजे मंडे टू थर्सडे, एंड यूट्यूब पे आपकी क्लासेस हो रही है 10 बजे। ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे जो कि लाइव नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ आपके रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, और आपकी ऐप पे क्लासेस मंडे टू सैटरडे होती है, एंड 10 से 11 बजे भी रात में होती है ना। ये आपका न्यू टाइम टेबल है। एंड हाउ टू डाउनलोड नोट्स को कैसे डाउनलोड करें, आपको पता है, जैसे आप प्ले स्टोर पे जाके और भी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, ऐसे ही आपको फिलअप फॉर्म को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है एंड ये नंबर है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट आराम से कर सकते हैं, है ना, कोई भी। और आपको पता है, अभी रक्षाबंधन का भी ऑफर चल रहा है ना, उसका लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के साथ शेयर करिए, समझ रहे हैं।
So let's get started. Move on with our motivation. So अपने सपनों को साकार करने के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि जो आज आपके सपनों पे हंस रहे हैं कल वही आपके लिए तालियां बजाएं. ओके, इतनी जी जान लगा दो जो आज आपने ठाना है, सिर्फ उसी पे फोकस करो. ओनली ऑन. बट क्या करना है, हर किसी पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है. फोकस ऑन गोल ओनली. फिर क्या होगा, वही लोग जो आज आप पे हंस रहे हैं वही क्या होगा, कल आपके लिए तालियां बजाएंगे, है ना. सो अच्छी सी एक स्माइल कर दो फटाफट, एक प्यारी सी स्माइल कर दो, एक अच्छी सी स्माइल कर दो फटाफट. जल्दी से स्माइल कर दो फटाफट सब. देख लेते हैं किस किस ने स्माइल करी है. सो स्माइल से क्या होता है आपको भी पता है, कॉन्फिडेंस आता है. ओके, कोई बात नहीं. ये मोटिवेशन अगर मैं दे चुकी हूँ तो ये अगेन आपको देने की भी नीड हो सकती है. क्यों? क्योंकि आपको पता है बार बार जिस चीज को आप सुनते हो उसके लिए आप करने के लिए क्या हो जाते हो, मूव फॉरवर्ड हो जाते हो, आपको उसे करने का मन करता है, चाह होती है बार बार, है ना. सो वेरी गुड. एंड स्टार्ट करते हैं केन्जियन थ्योरी. ठीक है, केनेजियन थ्योरी पे हम लोग आ जाते हैं. सो ये क्या है, इज अ गवर्नमेंट रोल वेयर दे राइज स्पेंडिंग. जहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट का इसमें रोल है. केनेजियन में क्या है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है. ठीक है. और उसमें क्लासिकल में क्या पढ़ा था हमने कि उसमें नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है. ठीक है. और ऑन देयर आउन कंट्री टू क्रिएट जॉब. ये क्या करते हैं, अपनी खुद की ही कंट्री से अपने लिए जॉब क्रिएट करते हैं. लोअर टैक्सेस क्या होते हैं इसमें, लोअर होते हैं. क्या होते हैं, लोअर होते हैं. पुल बैक द ग्लोबल इकोनॉमी विद स्पेंडिंग एंड ट्रेड. मतलब ये इसको पुल बैक करता है, किसको, जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमी है, जो आप उसके अंदर स्पेंड कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, वो सबको लेकर क्या करता है, ये क्या करता है, ये स्पेंड करता है, ट्रेड करता है. अब देखिए आप अभी आगे देखेंगे. सो कीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. इससे पहले एक सेकेंड, मैंने एक पिक निकाली थी. ओके. सो कीन्स क्या करते हैं, कीज ने क्या बताया, मतलब एक तरीके से ये क्लासिकल में क्या करता है, क्लासिकल कीन्स क्या बोलता है कि अपने सामान्य सिद्धांत में आर्थिक विकास का कोई व्यवस्थित मॉडल विकसित नहीं किया गया है. ठीक है. हेराडोमर, जॉन रविसन और अन्य जैसे अपने पूर्ववर्तियों के लिए छोड़ दिया इन्होंने. किसके लिए छोड़ दिया इन्होंने, इन सब के लिए. अभी अब जो हेराडोमर हम पढ़ेंगे, जॉन रविसन, ठीक है, जिन्होंने इसका पूरा उपयोग आर्थिक मॉडल के बनाने के लिए केन्जियन उपकरण का यूज किया था इन लोगों ने. ठीक है. हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन की संभावना है जो कि मौलिक स्थितियों में रूपरेखा का क्या देती है, सुझाव देती है. मतलब इसको कैसे आप करते हो, केन्जियन इसे कहता है. ये एक तरीके से सिस्टमैटिकली मॉडल नहीं है, ये जो केन्स है did not develop any systematic model of economic development. सिस्टमैटिक तरीके से इसको क्या, व्यवस्थित तरीके से इस मॉडल को विकसित नहीं किया गया है. किसके अंदर, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर. ठीक है. सो इसके अंदर बोलता है आवर पावर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. ये कहते हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने की हमारी शक्ति होती है. नियंत्रित करने की क्या होती है, हमारी शक्ति होती है. किसके, हम उसे कैसे नियंत्रित करते हैं. गृह युद्ध और असंतोष से बचने का हमारा दृढ़ संकल्प होता है. आवर डिटर्मिनेशन टू अवॉइड, क्या कैसे करते हैं, सिविल वॉर एंड डिसेंशन को, है ना. जैसे अब मान लो कोई जैसे आप अपनी कंट्री में रहकर जो कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी आपको हानि हो सकती है आगे इन फ्यूचर में, तो क्या होता है, इसे अवॉइड करता है ये सब चीजें. कौन कह रहा है, कीन्स कह रहा है ये. ठीक है. और इसकी जो पावर होती है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए होती है, क्या होती है, जनसंख्या एक तरीके से इसमें एक्सक्यूज हो जाती है. ठीक है, कम हो जाती है. सो विज्ञान को उन मामलों की दिशा सौंपने की हमारी इच्छा तो उचित रूप से चिंता का विषय है. अब मान लो विज्ञान क्या करा है इन्होंने, कि इन्होंने अपनी जो भी एक तरीके से इनका जो प्लानिंग है, प्री प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो ये क्या करता है, ये मानता है कि हम लोग अगर पूरी तरीके से साइंस पे डिपेंड हो जा रहे हैं तो इट्स नॉट द गुड डिसीजन फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑल्सो. सो
कीज ने काफी चीजें भी बोली हैं, है ना, कि आपका कंजप्शन भी होना चाहिए, तो सेविंग भी होगा। अगर आपकी इनकम होगी तो आपका कंजप्शन भी होगा, सेविंग भी होगा, है ना। समझ रहे हो इसमें क्या बोलता है कि अगर आपकी इनकम हो रही है तो कंजप्शन और आपका सेविंग भी होना चाहिए। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है। देन क्या आता है, संचय की दर हमारे उत्पादन और हमारी खपत के बीच के अंतर द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब इसमें ये होता है संचय, मतलब आप क्या कर रहे हो, द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन। अगर आप कोई लाइक मैंने बताया था ना, संचय धन संचय हो गया आपका, कोई भी आप कर रहे हो तो वो क्या बताता है, इसके बीच का एक अंतर बताता है। ठीक है, कंजप्शन किसके बीच का, द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन एज फिक्स्ड बाय द मार्जिन, किसके बीच का, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है एंड हमारा कंजप्शन। अब चाहे मेरा जैसा प्रोडक्शन हो रहा हो, चाहे मेरा कंजप्शन हो रहा हो, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारी आय का पता चलेगा, हमारी सेविंग्स का पता चलेगा। पता चलेगा नहीं पता चलेगा, पता चलेगा। और उसी से क्या हो, हमारी आगे फ्यूचर प्लानिंग होती है। हाँ जी, हमारी आगे की क्या होती है, फ्यूचर प्लानिंग होती है कि हम कैसे क्या करेंगे, आगे को फ्यूचर में कैसे सेविंग्स करेंगे। तो ये सब किस पे डिपेंड है, ये सब है डिपेंड आपका डिमांड पे। अगर आपकी, मैं बताती हूँ, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट है, मान लो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, रोजगारी कर रहे हो। अब मान लो इनकम आपकी किस पे डिपेंड है, डिमांड पे। अगर आपकी डिमांड उस तरीके से मान लो ज्यादा होगी जिस चीज की, तो इनकम उसी पर डिपेंड हो जाएगी। ठीक है, किस पे डिपेंड हो जाएगी, किस पे डिपेंड हो जाएगी, इनकम है। और क्या होता है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, आप इसका सप्लाई करोगे, किसका, आपका डिमांड एंड मनी का, दोनों का आप सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई ऑफ मनी मान लो, या डिमांड फॉर मनी ले लो, तो ये क्या बताता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है। क्या बताता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है। ठीक है, समझ रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तरीके से सिचुएशन होता है किसका, फुल एम्प्लॉयमेंट, इसमें पूरी तरीके से क्या होता है, रोजगार होता है। हाँ, समझ रहे हो, पूरी तरीके से क्या होता है। बट एक टाइम में आके इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। ठीक है, सो केन्जियन की कुछ अजम्पशंस है कि ये अंडर डेवलपमेंट कंट्री को लेकर कुछ, कोई कुछ कह तो नहीं रहा। ओ सॉरी 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 सॉरी, यस यस यस। हाँ जी हाँ जी, पहले वही अटेंडेंस लगा देते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी मैं भूल गई थी। थैंक्स आप फ्री याद दिलाने के लिए। हाँ जी, कौन कौन बच्चा आया आज, कौन कौन बच्चा आया आज, आफरीन, आफरीन है, और कौन कौन है प्लीज एक बार जरा बता दीजिए, वरना मुझे। वंदना जी, ओके, एंड और कौन कौन है, जल्दी बता दो। क्लास में जितने बच्चे हैं प्लीज जल्दी से बताइए कितने बच्चे हैं, नन्हे। रुको, तुम लोग बहुत टाइम लगाते हो हर चीज में। ओके, क्या मैसेज किया था इन्होंने, क्या मैसेज किया था, मैम आज एमपी सेट का एग्जाम था क्या। हाँ जी आज था, आई थिंक सो। एमपी सेट ना, यस यस, आज था उसका एग्जाम। किस किसने दिया एमपी सेट का एग्जाम, आज ही था उसका एग्जाम, किस किसने दिया है, एमपी सेट की तैयारी कौन कौन कर रहा है, सेट वगैरह किसी ने दिया है इससे पहले कभी,
एग्जाम दिए सेट का? सेट एग्जाम दिया है किसी ने? नहीं दिया? हाँ, यहाँ कोई नहीं है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं फिर। साइक्लिकल इकोनॉमी क्या है, चक्रीय बेरोजगारी क्या है? आप कह सकते हैं इसको एक तरीके से बेरोजगारी, जो हमने एक तरीके से जो साइकिल से पढ़ा था, हमने वी से साइकिल पढ़ा था, एज इट इज यही होता है कि क्या होता है जब आपका लो इनकम होता है तो आपका क्या होता है, फिर लो डिमांड हो जाता है। लो डिमांड के बाद क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होगा, है ना? पर कैपिटा होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग नहीं होगी, फिर सप्लाई नहीं होगी, तो ये सब क्या घूमता रहता है ना? क्या होता है, साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ऐसी तो बढ़ेगी, है ना? द केनेजियन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। किस पे बेस्ड है? चक्रीय बेरोजगारी के अस्तित्व पर आधारित है। क्या? केन्सियन सिद्धांत। जो अवसाद के दौरान होता है और ये प्रभावी मांग में कमी के कारण, मतलब प्रभावी मांग, इफेक्टिव डिमांड। डिमांड कब इफेक्टिव होती है बताइए? आप लोग बताइए जरा मुझे कि इफेक्टिव डिमांड कब होती है हमारी? बताइए जरा। जब ज्यादा मात्रा में की जाए, 2019 में तो सेट निकला ही नहीं है। ओके ओके, कीमत गिरने पर डिमांड बढ़ जाते हैं? नहीं। और कोई? ओके, बता देते हैं फिर। क्या होता है आपका, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है क्या होता है? इनकम, एक सेकेंड पेन का, इनकम आपकी इंक्रीज होती है, क्या होता है? जब आपकी, वो बताओ, जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, प्रभावी मांग का मतलब क्या हो गया, प्रभाव कैसे पड़ रहा है? ठीक है, इनकम आपकी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, कंजप्शन जो कर रहे हो आप, कंजप्शन, वो क्या, वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो भी इंक्रीज होगा, बट कंजप्शन भी है ना, बट किससे कम होगा, इनकम से कम आप कंजप्शन इंक्रीज करोगे, इतना नहीं करोगे जितना इनकम पे हमारा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, कंजप्शन क्या होता है इसके अंदर, कंजप्शन और जब ये इन्वेस्टमेंट दोनों एक्सपेंडिचर होते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, इनकम, और जब आपके कंजप्शन के बीच को जो गैप होता है उसी को बोलते हैं आप, ठीक है? समझ आ गया? उतनी मात्रा में जितनी हमारी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है, जब मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारी मेरी कंजप्शन भी इंक्रीज हो रही है ना? जो मैं कंजप्शन खर्चा कर रही हूँ, एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर रही हूँ, बट किसके अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग कम। इनकम मेरी जितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है उतना मेरा कंजप्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है? समझ आ गया? समझ आ गया? आय और उपभोग के, हाँ, बट इतना जितनी आय मेरी बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग मैं इतना उपभोग पे खर्चा नहीं करूंगी, ठीक है? बढ़ेगा, आय बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, बट उतना नहीं बढ़ेगा जितनी आय बढ़ रही है, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है? और फिर इसमें क्या बताया, लेबर एंड कैपिटल क्या होता है, एक साथ बेरोजगार होते हैं, फिर क्या होता है, श्रम एंड कैपिटल साइमल्टेनियसली अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो श्रम और पूंजी एक साथ क्यों बेरोजगार होंगे, जब क्या होगा, आपका पूंजी पर अधिक्य हो जाएगा, पूंजी पर अधिक मात्रा में आप खर्च करने लग जाओगे तो लेबर को क्या दोगे, नहीं कुछ दे पाओगे, तो फिर क्या होगा, लेबर अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आगे बेरोजगारी बढ़ेगी जब आपके पास देने के लिए कुछ होगा ही नहीं, है ना? यह उपरोक्त से अनुमान लगाया जा सकता है, और इस
जो कैपिटल भी आपके पास नहीं है तो लेबर कैसे हायर करोगे, पूंजी उन्हें भी देनी होगी ना। तो ये चक्रीय प्रवाह जो आपका हो रहा है, दैट इज द मेन रीजन कैपिटल साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है। सो केनेजियन विश्लेषण के अनुसार यह धारणा कि श्रम और पूंजी एक साथ बेरोजगार है, मतलब ये केन्जियन बोल रहा है, क्या कह रहा है कि एक साथ ही श्रम और पूंजी एक साथ बेरोजगार होते हैं। कौन कह रहा है ये? अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर की बात कर रहा है कौन? केन्जियन। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट पीरियड की बात कर रहा है अभी, ठीक है। ये क्या कह रहा है? क्लासिकल कहता था लॉन्ग रन की बात, फुल एम्प्लॉयमेंट कहता था क्लासिकल, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। इसके अंदर कह रहा है नहीं भाई नहीं होता, केन्जियन कह रहा है शॉर्ट पीरियड के अंदर। तो एक लघु अवधि में शॉर्ट पीरियड में एनालाइज कर रहे हो आप, है ना। तो जिसमें कीन्स क्या बताता है कि श्रम जितना उपलब्ध मेरे पास श्रम है ना, उसकी कौशल मेरे पास मात्रा भी है, जितना मेरे पास अच्छा श्रम है और उसकी मात्रा भी है मेरे पास। तो उपलब्ध जैसे मेरे पास इतनी लेबर है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है भाई, मैं इतना काम उनसे निकलवा भी सकती हूँ, ठीक है। श्रम की मौजूदा मात्रा और गुणवत्ता को देखते हुए दोनों चीजों को देख लिया ना, इतना मतलब मेरे जो लेबर है वो स्पेशलाइजेशन है उनका। तो जो तकनीक, प्रतिस्पर्धा, डिग्री, उपभोक्ता के स्वाद, आदर, विभिन्न तीव्र, ये सब पे क्या है, ये सामाजिक संरचना है। क्या कर रहे हैं इससे? इन सब की एक्टिविटी से सोशल स्ट्रक्चर बनता है। फिर सोशल स्ट्रक्चर बनता है तो यू नो वेरी वेल कि उसी तरीके से क्या करते हैं हम, शॉर्ट पीरियड पे क्या होता है, चीजें चेंज हो रही हैं, है ना। तो क्या हो रहा है फिर उसमें आके एक टाइम पे क्या हो रहा है, एक टाइम पे आके वहां पे जो आप वही चीज बनाना शुरू कर देते हो, इफेक्टिव पड़ रही है, जो सोशल स्ट्रक्चर के लिए इफेक्टिव हो रही है, सुपरविजन करती है, मीन्स पर्यवेक्षण करती है उसका। ओके। एंड क्लोज इकोनॉमी होती है इसके अंदर, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, समझ गए। बंद अर्थव्यवस्था केन्जियन सिद्धांत एक बंद अर्थव्यवस्था की धारणा पर आधारित है, ठीक है। लेकिन अविकसित देश बंद अर्थव्यवस्था में नहीं आते हैं, नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अविकसित देश है वो जो बंद अर्थव्यवस्था में नहीं है, ठीक है। जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज आर नॉट क्लोज्ड इकोनॉमीज में नहीं आते हैं। एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर एंड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स, मतलब बहुत ज्यादा ही आपकी श्रम की अतिरिक्त आपूर्ति और पूरक कार्य, मतलब इससे अधिकता मानता है और श्रम और अन्य पूरक साधनों की पूर्ति मानता है। मतलब ये कहना चाह रहा था केनेजियन थ्योरी एज्यूम करती है कि इसको जब आपके पास ज्यादा सप्लाई ऑफ लेबर हो जाएगी तो आप कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्स भी कर सकते हो। मीन्स अगर आपके पास लेबर ज्यादा है, ठीक है, और आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्स हो गया टी की, सॉरी क्या कहते हैं आपका, कार एंड पेट्रोल ले लो आप, ठीक है, कार एंड पेट्रोल ले लो। ये कौन से हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक हो गए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो संसाधन होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनकी पूर्ति करते हैं, किसके लिए? सब एक्सेस जब सप्लाई ऑफ लेबर हो जाता है तो ये उसकी अधिकता को बढ़ाने के लिए करते हैं। जब हमें कार है, पेट्रोल नहीं है, तो हाउ कैन यू सर्वाइव, आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? बताओ मुझे, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपको दोनों चीज चाहिए। आपको बैलेंस बना के चलना होगा दोनों चीजों में, है ना। और बैलेंस कब बन सकता है? जब हम दोनों चीजों का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। समझ गया? समझ गया? गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? ओके, होप सो यू आर वेरी वेल गॉट इट। सो नेक्स्ट चलते हैं फिर नेक्स्ट आप आ जाते हैं लुईस ग्रोथ मॉडल। किस पे आ जाते हैं? लुईस, लुईस का जो मॉडल है आपका उस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आप इस पिक से समझ पा रहे हैं? पहले ये देखो, इस पिक से आप क्या समझ पा रहे हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल है और फिर ये आपका लेबर यहाँ काम कर रही है। तो ये लेबर को फिर यहाँ पे इसने रिवाइंड कर दिया, मतलब आगे फॉरवर्ड कर दिया, इसको इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, है ना। तो ये क्या मीनिंग हो गया, ये क्या कहना चाह रहा है?
समझ रहे हो? देखिए, अब इसमें क्या बताया है, दोहरे क्षेत्र मॉडल विकास का एक सिद्धांत है। इसमें क्या है, डुअल सेक्टर की बात करी जाती है। इसमें लेबर क्या है आपका, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में भी काम कर रहा है और आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काम कर रहा है, मतलब इंडस्ट्रियल, और आपका एग्रीकल्चर में भी काम करता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल में भी काम कर रहा है, एग्रीकल्चर में भी काम कर रहा है आपका। ठीक है। फिर इसमें क्या बताता है, जिसमें पारंपरिक कृषि क्षेत्र से अधिशेष श्रम को आधुनिक औद्योगिक में स्थानांतरित किया जाता है। समझ गए? जब आप ट्रेडिशनल की बात कर रहे हो, आप मैंने आपको ट्रेडिशनल बताया था। ट्रेडिशनल क्या होता है, जिसमें आपका 75% क्या होती है, पॉपुलेशन होती है। और क्या बताया था मैंने, वहाँ पे बैकवर्डनेस होती है, बैकवर्ड हो जाता है वो। ठीक है, वहाँ पे किससे रिलेटेड है वो, बैकवर्ड से रिलेटेड। 75% पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन रिलेट किस पे वर्क कर रही है, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना। तो ट्रेडिशनल सेंटर सेक्टर में ये चीज आ गई। तो पारंपरिक कृषि क्षेत्र से अधिशेष श्रम को आधुनिक औद्योगिक में, मतलब समझ गए, वहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, 75% अगर पॉपुलेशन आपकी काम कर रही है ट्रेडिशनल में, एग्रीकल्चर में, तो एक बात बताओ, इतनी सारी अगर पॉपुलेशन वहाँ काम करेगी, डिसगाइज्ड हमने पढ़ा था प्रछन वाला, जिसमें अगर 10 लोग चाहिए, उसमें अगर 15 लोग लगे हैं, तो अगर वो 5 लोग उठा के मैं इंडस्ट्रियल में डाल देती हूँ, तो वहां भी हमारा क्या होगा, क्या होगा वहां पे, वहां से भी हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि आधुनिक औद्योगिक में स्थानांतरित किया जाता है, मीन्स वहां से उठा के वहां पे आप उनको ट्रांसफर कर देते हो। कि अगर यहाँ पे 75% अगर एग्रीकल्चर में लोग काम भी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 50% काम ना करा के इधर अगर हम 40% उधर दे देंगे, तो इंडस्ट्रियल में भी ग्रोथ होगा, और इंडस्ट्रियल में ग्रोथ होगा तो सारी चीजों में ग्रोथ होगा, और उत्तेजित करता है, मीन्स जैसे निरंतर विकास की, मतलब लगातार इसमें क्या होता है, एक टाइम एक लगातार क्या होता रहता है, इसमें डेवलपिंग होता रहता है। फिर डेवलपिंग होगा, फिर आपका क्या होगा, सप्लाई अच्छा हो जाएगा, फिर डिमांड अच्छी हो जाएगी, डिमांड अच्छी होगी तो आपका इनकम अच्छा होने लग जाएगा, इनकम अच्छी होने लग जाएगी, फिर आपके पर कैपिटल इनकम में चेंजेस आने लग जाएंगे। ऐसे ऐसे क्या होता है, सब चीजों में होता है। तो इसलिए इसमें डुअल सेक्टर मॉडल बोला गया है। इसमें दोनों तरीके की लेबर होती है, फिर आपको उसको शिफ्ट कर देते हो किसमें, मॉडर्न इंडस्ट्रियल में। ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल में होती है, कुछ मॉडर्न में होती हैं। तो ये दोनों चीजें क्या है इसमें, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर सेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, डुअल इकोनॉमी के अंदर लो प्रोफिट, मतलब इसके अंदर लो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, लाइक आपको प्रॉफिट इतना नहीं होता, कम मिलता है। क्योंकि एग्रीकल्चर में आप कितना कमा लोगे, कितना कर लोगे, एक ही लैंड पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, दाम इतना आपको मिलता नहीं, आपको पता है। जितना आपको आपके ये अर्बन एरियाज में मिल जाएगा, उतना आपको नहीं मिलेगा कहीं और। ये भी आपको पता है, रूरल एरियाज में ये सब चीजें नहीं इतनी डेवलपिंग हुई हैं अभी। सो लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब डिमांड क्या हो जाएगी इसकी, जब इनकम आप सॉरी जब आपके पास, आपको पता है, प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं है, तो क्या हो जाएगी, इनकम की इलास्टिसिटी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अब देखो एक बात बताओ, जब मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, जब मेरी ग्रोथ ही नहीं हो रही, मेरा डिमांड ही कैसे कर लूंगी मैं, लो इनकम हो जाएगी मेरे पास, फिर क्या होगा, लो डिमांड होगी, फिर ग्रोथ कैसे कर पाऊंगी मैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। कैसे ग्रोथ हो जाएगी जब मेरे पास है ही नहीं कुछ, वहाँ पे इतना मेरे पास डेवलपिंग नहीं है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पे लोग इतना काम नहीं करना चाहेंगे, लोग शहरी क्षेत्रों में काम ज्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके की उन्हें आजादी मिलती है, और एक अलग ही उनको सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या हो जाता है, इसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है वहाँ पे, मतलब आप फार्मिंग करते हो। ठीक है, मेहनत का एक तरीके से काम हो जाता है। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाते हैं तो प्रॉफिट इंसेंटिव होता है। अभी आप एडवांस्ड में आ गए, मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए, चीज़ों का बनाने लग गए नए नए तरीकों से, है ना। तो फिर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये, प्रॉफिट इंसेंटिव हो जाते हो, प्रॉफिट मांगना चाहते हो। ठीक है, सो फिर हाई प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, जब आपकी हाई प्रॉफिट आपको मिल रहा है, ठीक है, मान लो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अब आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आप उसको चाहोगे ना कि आगे से आगे मैं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करूँ, हायर प्रोडक्टिविटी करूँ, ग्रोथ करूँ, और राइज हो जाएंगे फिर उससे। अगर अच्छा मेरे पास पैसा अगर ज़्यादा आएगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, अगर मैं उसको माल को बेच रही हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो वेज क्या हो जाएगी, वेजेस भी बढ़ जाएंगी, राइजिंग हो जाएंगी वेजेस, मजदूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोगों की मजदूरी दर बढ़ती है तो क्या होता है, काम करते हैं वो और ज्यादा। तो ये क्या होता है, ये आपका अर्बन एरियाज की बात हो रही है। रूरल एरियाज में ये सब चीजें फॉलो नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे किसी तरीके का कोई ऐसा टेक्निक नहीं है
वहाँ पे आप डेवलप कर पाओ, ग्रोथ कर पाओ। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर ट्रेड करने के लिए, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे लाइक सामने वाली कंट्री में अगर आईफोन मिल रहा है तो आपको चाहिए, और आपके पास अगर कुछ ऐसा आप कृषि से सम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपने टेक्नोलॉजी लगा के चावल वगैरह या जो भी आपने करा है वो आप अगर एक्सपोर्ट कर सकते हो, उधर से इम्पोर्ट कर रहे हो, तो ये सब ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा देता है। अपॉर्चुनिटीज कब बढ़ती है, जब आपके पास चीजें अवेलेबिलिटी में होती हैं। जब आपके पास होगा ही नहीं तो आप कैसे ट्रेड करोगे, नहीं कर पाओगे ना ट्रेड। नहीं कर पाओगे ट्रेड, कैसे कर लोगे जब आपके पास चीजें ही नहीं, आप बना ही नहीं रहे हो, कुछ प्रोडक्टिविटी ही नहीं कर रहे हो, ग्रोथ ही नहीं हो रहा, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, नहीं हो सकता ना ये सब चीजें। तो ये सब चीजें इसमें लुइस ने यही बताया हुआ है कि डुअल सेक्टर की बात करता है, जिसके अंदर पॉपुलेशन को कैसे आप एक साइड से दूसरी साइड आप ट्रांसफर करते हो। तो ये सब चीजें किस में आ जाती हैं, डुअल इकोनॉमी के अंदर, है ना। सो कैपिटल सेक्टर की बात करता है, पूंजीवादी क्षेत्र की बात करता है। अब इसमें कैपिटल, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी आप इकोनॉमी को ही बोल सकते हो, है ना। लुइस क्या बताता है, इसको एक तरीके से परिभाषित करता है कि योग्य पूंजी का उपयोग करता है। इसमें क्या करता है, रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल पेस कैपिटल, मतलब एक पूंजीपतियों को भुगतान करता है। अगर जब वो अर्न करेगा मनी को, तो क्या करेगा, पूंजीपतियों को भी भुगतान होगा उसका। पूंजी का उपयोग करता है किसके लिए, नियंत्रण कंट्रोल करा जाता है, किसके लिए, पूंजीपति द्वारा नियंत्रित भी किया जाता है। अगर पूंजी का जो उपयोग हो रहा है, पूंजीपति उसे अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल में करता है। श्रम की सेवाओं पर किराए पर लेते हैं, और क्या करेंगे, श्रम के लेबर और हायर कर लेंगे। अगर उनके पास पैसे ज्यादा होंगे, पूंजी का उपयोग अगर वो हिसाब से करते हैं, तो हर लेबर को पैसे उतने दे पाते हैं जितना उसकी मजदूरी दर होती है। तभी क्या होता है, लोग कैपिटलिस्ट सेक्टर इसलिए बोला गया है ऐसे। जब लेबर को आप अच्छी वेजेस दोगे तो वो काम क्यों नहीं करेगा, करेगा ना। और फिर खान विनिर्माण, वृक्षारोपण, ये सब इसमें शामिल होता है। हाँ, सो पूंजीवादी क्षेत्र निजी या सार्वजनिक हो सकता है, ठीक है। मतलब ये पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। कैपिटल सेक्टर आपको पता है पब्लिक भी हो सकता है और आपका प्राइवेट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका प्राइवेट ही हो, ठीक है, तो दोनों ही हो सकता है। समझ आ रहा है। ओके ललीला, आई अलाउ टू यू, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो, रेस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो क्या बताता है, हाँ, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद आ जाते हैं निर्वाह। अब हम सब्सटेंस सेक्टर पे आ गए, अब निर्वाह भी तो करेंगे। अब हमारे पास कैपिटल, हमारे पास पैसा आ गया, पूंजी आ गया, मैं निर्वाह कैसे करूंगी। तो अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जो प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य पूंजी का उपयोग नहीं कर रहा है। मतलब जब आप अपनी अर्थव्यवस्था का जो आप यूज कर रहे हो, कोई पूंजी उसमें नहीं यूज लगा रहे हो, आप अपने इकोनॉमी में जो काम कर रहे हो उसमें अपनी पूंजी का नहीं यूज कर रहे हो, है ना। पारंपरिक क्षेत्र या स्वयं कर्मचारी क्षेत्र बोला जा सकता है। ट्रेडिशनल सेक्टर और द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से बोल सकते हो आप, ठीक है। स्वयं मतलब जो खुद के लिए करते हो, और आपको पारंपरिक पता है, मैंने बता दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर, इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम होता है, मतलब पर कैपिटा इनकम इसमें इतना वैल्यूएबल नहीं होता है, ठीक है। और यह पूंजी की कमी के कारण होता है। किसकी वजह से, पूंजी में कमी है तो हम और चीजों में आगे नहीं लगा सकते, ठीक है। अब इसमें बोला है ना कि प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य पूंजी का उपयोग नहीं कर रहा है। अच्छा, जब आपके पास इतनी पूंजी है ही नहीं तो आप कैसे कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना, इतना कैसे करोगे। निर्वाह कृषि क्षेत्र आमतौर पर विशेषता है, मॉडल में क्या बताता है, निर्वाह कृषि क्षेत्र आमतौर पर विशेषता है। इन द मॉडल द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चरल सेक्टर इज टाइपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय, कृषि क्षेत्र आमतौर पर विशेषता है, किसकी विशेषता है, कृषि मॉडल में, मॉडल के अंदर कृषि क्षेत्र क्यों। अगर मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर ही निर्वाह क्षेत्र है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, यही तो था। फिर इसी से जो लेबर हमारी काम कर रही थी वो मैंने ट्रांसफर कर दी, फिर मैंने उसको टेक्नोलॉजी में चीजों में डाल दिया। बट हमारे पास जो सबसे पहले था वो क्या था, हमारे पास सब्सटेंस सेक्टर क्या था, कृषि क्षेत्र ही था। क्या था मेरे पास, एग्रीकल्चर सेक्टर ही था, जो एक आप तरीके से उसकी एक विशेषता बोल सकते हो। अब इसकी कुछ अजम्पशंस थी, तो इसकी अजम्पशंस क्या बताती हैं कि मतलब एक तरीके से विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में क्या होता है, अनुपातक और श्रम का अधिशेष होता है, मतलब सरप्लस और प्रोडक्टिविटी लेवल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देख सकते हैं कि सरप्लस ज्यादा हो रहा है प्रोडक्टिविटी लेबर का, और एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है ये, ठीक है, लेबर का सरप्लस ज्यादा हो रहा है। तो क्या होगा उससे, अगर सरप्लस ज्यादा होगा तो कैसे काम होगा, आगे कर पाओगे आप, कैसे आगे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाओगे, नहीं बढ़ा पाओगे ना।
ये श्रमिक बढ़ते विनिर्माण क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। क्या करते हैं? जो विनिर्माण वाली चीजें हैं, दीज वर्कर्स आर अट्रैक्टेड टू द ग्रोइंग मैन्युफैक्चर सेक्टर। अब ये वर्कर्स क्या देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में चीजें देख रहे हैं कि कैसे डेवलप हो रही है, कैसे ग्रो हो रही है, कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है चीजों का। तो क्या इनमें क्या होता है, इनको हायर वेजेस मिलती है, तो ये उधर जाना चाहेंगे, ना कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना चाहेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि मैं हम ऐसी मजदूरी करें पूरे दिन और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये किधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये उधर हो जाते हैं आपके मैन्युफैक्चर सेक्टर की साइड। क्यों? क्योंकि इन्हें हायर वेजेस आर ऑफर्ड, इन्हें ऑफर किया जाता है ज्यादा वेजेस। जिधर इन्हें जहाँ उच्च मजदूरी की पेशकश की जाती है, इन्हें बोला जाता है, इनके आगे पेशकश करी जाती है कि आपको इतना यहाँ पे वेजेस मिलेगा, आप यहाँ काम करो हमारे यहाँ। तो ये सब चीजें क्या करती है, अट्रैक्ट कर रही है। यह भी माना जाता है कि विनिर्माण क्षेत्र में मजदूरी जहाँ उच्च मजदूरी की पेशकश की जाती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा उच्च मजदूरी भी मिलती है आपको मैन्युफैक्चर सेक्टर में। क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, it also assumed that the wages in the manufacturing sector, एज्यूम करा जाता है वेजेस किस मैन्युफैक्चर सेक्टर में, वेयर हाई वेजेस आर ऑफर, जहाँ पे आपको हायर वेजेस मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं? मैन्युफैक्चर सेक्टर में, विनिर्माण क्षेत्र में आपको मिल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, वहाँ पे आपको काफी मूल सुविधाएं मिलेगी। तो यहाँ आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में सब चीजें नहीं मिलती हैं। यह भी माना जाता है कि विनिर्माण क्षेत्र में मजदूरी कमोवेश तय है। मतलब it also assume that the wages in the manufacture that are more or less fixed। क्या होता है इसमें, ज्यादा या कम फिक्स्ड होता है, मतलब इसके अंदर फिक्स्ड कर देते हैं आपकी वेजेस। मैन्युफैक्चर सेक्टर के अंदर ये चीज आपकी फिक्स्ड हो जाती है। सो विकास की प्रक्रिया का अंत, ये क्या है, एंड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। तो यह वह बिंदु है जो पूंजी संचय आबादी के साथ पकड़ता है। मीन्स आपका जो कैपिटल एक्युमुलेशन भी होता है ना, वो आबादी के साथ, पॉपुलेशन के साथ कैच करा जाता है, ताकि अब कोई अधिशेष श्रम ना बचे। मतलब इसके अंदर जितनी पूंजी है उसी अकॉर्डिंग क्या होता है, काम किया जाता है, उसी अकॉर्डिंग आपको वेजेस प्रोवाइड होते हैं, ताकि अब कोई अधिशेष श्रम ना बचे ज्यादा, है ना, लेबर कोई बचे ना ज्यादा। यह एक ऐसे बिंदु पर समाप्त हो जाएगा जब जब श्रमिक केवल अपनी उत्पादकता के बराबर पूंजीवादी मजदूरी दर पर तैयार होंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इफ इट वुड, देखा जाए एट अ पॉइंट व्हेन द वर्कर्स आर प्रिपेयर्ड क्या, और टू ओनली एट कैपिटलिस्ट वेज रेट इक्वल टू देयर प्रोडक्टिविटी। अगर जितनी प्रोडक्टिविटी वो कर रहे हैं, वो उसी अकॉर्डिंग अपनी मजदूरी दर भी मांग रहे हैं, उसके बराबर हो जाएगा एक टाइम पे आके। तो ये सब चीजें कौन बोल रहे हैं, ये सब ये लेबर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लेबर से रिलेटेड बातें हो रही हैं। ठीक है, अब फायर रेनेस वाली तो हम थ्योरी कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, सो आइए मैं कल कैरी फॉरवर्ड करूंगी आपकी फायर रेनेस की थ्योरी। ठीक है, एक्चुअली अभी मेरे बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, दैट्स वाई। सो कल कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसको। और किसी को कुछ पूछना है? आफरीन, नन्हे, बबीता, आई थिंक सो बबीता इज न्यू स्टूडेंट। बबीता, हेलो बबीता, यू आर न्यू स्टूडेंट। समझ में आ गई थ्योरी? समझ में आ गई थ्योरी? थ्योरी समझ में आ गई सबको? आ गई? नन्हे वगैरह जो भी ऐड ऑन है प्लीज रिप्लाई किया करो आप लोग। नन्हे, लोमन, आफरीन ही नहीं होती है क्लास में, आप लोग भी ऐड ऑन होते हो। समझ आ गया, वेरी गुड। और बबीता, यू आर न्यू स्टूडेंट। किसी का कोई, लोमन कोई जवाब, चलो कोई बात नहीं आता वैसे भी, इट्स ओके, समझ आना चाहिए सबको, है ना। चलिए फिर ठीक है, हम क्लास को फिर यहीं एंड कर देते हैं। जब ओके, कल फिर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे फाइनेंस की थ्योरी, एंड आगे भी जॉन रॉबिन्सन वाली थ्योरी हो सकता है मैं कल ही पढ़ा दूँ। और फिर आपकी क्लास होगी 10 बजे वाली, जो फिर उसके अंदर मैं आपको
ओके 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 लोमन जी। से यस और नो भी तो लिखना होता है लोमन। से यस और नो भी तो लिखना होता है। व्हेन आई स्पीकिंग यू, व्हेन आई आस्किंग यू, every time you are not responding, but when I speaking to you, then you will have to reply ना। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको बोलना पड़ेगा यस मैम, है ना। शांति से सुनो, अच्छी बात है, सभी सब थ्योरीज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आप लोग आराम से ही समझोगे, क्योंकि थ्योरी समझ में आई है नहीं आई है पर्टिकुलर सबको समझ आनी चाहिए, है ना। एक बच्चे को भी नहीं आएगी तो फिर मैं एक बार रिव्यू देती हूँ लास्ट में, पता है आप लोगों को जिसको भी नहीं आता है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, सबको समझ में आ गया ठीक से। ओके तो ओके लिख, ओके मैम जस्ट यस ऐसे लिखा करो तो समझ में आता है, यस ठीक है। ओके, बबीता जी रिप्लाई नहीं दे रहे, ओके फिर आप लोग, अब हम लोग क्लास एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन द सेशन। ओके गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग।